सिविल सर्विसेज काउंसिल में आप सभी का स्वागत है। आइए बीपीएससी के टॉप 25 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, बहुत पहले पूछे जा चुके हैं, आज उनको हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। गायत्री मंत्र कौन सी पुस्तक में पाई जाती है? तो गायत्री मंत्र जो है वो किस पुस्तक में पाई जाती है? तो ऋग्वेद में पाई जाती है। अच्छा, हम जानते हैं कि ऋग्वेद 4 प्रकार की होती है और वेद जो है 4 तरह के हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अच्छा, ऋग्वेद में की रचयिता जो है, ऋग्वेद के जो रचयिता हैं वो हैं कृष्ण द्वैपायन। कौन है? कृष्ण द्वैपायन और वेद व्यास, ये दो लोगों ने मिलकर ऋग्वेद की संरचना की थी, यानी ऋग्वेद को लिखा था। अच्छा, वैदिक वैदिक एज को हम दो तरह से डिवाइड करते हैं, एक पूर्व वैदिक काल और एक दूसरा उत्तर वैदिक काल। पूर्व और उत्तर यानी लेटर और अर्ली। तो पूर्व वैदिक काल 1500 से लेकर 1000 बीसी तक, और ये जो है उत्तर वैदिक काल जो है 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। दो भाग में बांट दिए हमने, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। 1500 बीसी से 1000 बीसी तक पूर्व वैदिक और लेटर वैदिक 1000 से लेकर 600 बीसी तक। अच्छा, ऋग्वेद के उच्चारणकर्ता को हम क्या कहते थे? तो होता या होत्री कहते थे। क्या कहते थे? होता या होत्री कहते थे। ऋग्वेद में कुछ और बात भी जानने योग्य है। ऋग्वेद में 10 मंडल है। कितने मंडल है? 10 मंडल। इस 10 मंडल में से जो अर्ली वैदिक पेज में और जो बाद में जुड़े गए, और जो पहले पहले से थे, तो पहले से जो थे वो थे 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये जो मंडल थे, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, छठा, सातवां, ये पहले से थे। और बाद में कौन जुड़े गए? 1, 8, 9 और 10, ये बाद में जुड़े गए और ये पहले से थे। इसमें ऋग्वेदिक में ही 1028 सूक्त 228 सूक्त है और 11,000 मंत्र। ठीक है, ये भी बात ध्यान देने योग्य है। अच्छा, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, कौन सी मंडल में? तीसरे मंडल में, थर्ड मंडल में। इस थर्ड मंडल में ही गायत्री मंत्र का चर्चा, बहुत बार पूछा गया है, गायत्री मंत्र का चर्चा कौन से मंडल में? तीसरे मंडल। इतना बात ऋग्वेद से आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता एग्जिस्ट की कब से कब तक? तो इसका आंसर होगा 2500 बीसी टू 1500 बीसी। बहुत लोग इसे 2350 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी बीसी भी लिखते हैं। खैर, इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में सिंधु सभ्यता में देखें तो इसमें जो प्रमुख स्थल थे, जैसे कि मोहनजोदड़ो ये एरिया वाइज सबसे बड़ा था। उसके बाद एरिया वाइज देखें तो हड़प्पा सेकेंड नंबर पे आता है। उसके बाद राखी गढ़ी, एरिया वाइज देखें, राखी गढ़ी ये थर्ड नंबर पे आता है। और फिर आता है
धौलावीरा, ये एरिया वाइज क्षेत्रफल के हिसाब से ये सबसे बड़ा है। मोहनजोदड़ो जो है सबसे बड़ा है, उसके बाद हड़प्पा, उसके बाद राखीगढ़ी, उसके बाद धौलावीरा। ये जो वीरा है, यहाँ पे जो वीरा लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, वीरा का मतलब होता है रिजर्वायर। रिजर्वायर जहाँ पे पानी रखा जाता है, पानी वो संचय करने का जगह, तो उसको हम बोलते हैं वीरा। तो धौलावीरा में ही रिजर्वायर जो है वो पाया गया। अच्छा, आइए अब ये जानते हैं कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी या फिर जो भी साइट्स हैं, प्रमुख साइट्स हैं, वो कहाँ कहाँ है और उनमें क्या क्या विशेषताएं पाई गई। तो हम आते हैं मोहनजोदड़ो की तरफ। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो में ये पाया गया है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के किस प्रांत में? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पाया गया है। अच्छा, ये किस नदी पे पाया गया है? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावी नदी पे पाया गया है। ये भी ध्यान देने वाली बात है। इसके खोजकर्ता अगर पूछ ले तो खोजकर्ता के बारे में हम ये कहेंगे कि इसकी खोजकर्ता जो थे वो दयाराम साहनी थे। दयाराम साहनी इसके खोजकर्ता हैं। अच्छा, वैसे ही हड़प्पा के बारे में चर्चा करें। हड़प्पा ये भी पाकिस्तान प्रांत में है। पाकिस्तान के किस प्रांत में है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कौन से प्रांत में है? सिंध प्रांत में। और ये किस नदी पे बसा हुआ है? तो सिंधु नदी पे बसा। अच्छा, इसके खोजकर्ता कौन थे? ये भी ध्यान देने वाली बात है। राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी। अच्छा, अब आते हैं। अच्छा, मोहनजोदड़ो में एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि इस मोहनजोदड़ो में जो हमारे जो ये जो साइन होते हैं, ये शुभ संकेत माना जाता है हिंदू में। ये जो स्वास्तिक का चिन्ह है ये मोहनजोदड़ो में पाया गया है। उस जगह में पाया गया है, मोहनजोदड़ो में। अच्छा, अब चलते हैं चनहुद्रो। चनहुद्रो, चनहुद्रो के बारे में जानकारी लेते हैं। ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाया गया है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, सिंध प्रांत में पाया गया। किस नदी पर? तो सिंधु नदी पर। सिंध प्रांत में और सिंधु नदी पे। कौन सी नदी पे? तो सिंधु नदी पे। ठीक है। अच्छा, वैसे वैसे ही ये तो पाकिस्तान की चर्चा हो गई। अब भारतीय स्थल पे आते हैं। तो भारत में लोथल, जो कि गुजरात में है, गुजरात में लोथल है। वहाँ वहाँ पे एक नदी है, भोगवा नदी। भोगवा नदी, वहीं पे सिविलाइजेशन पाई गई थी। ठीक है। और और भारतीय साइट्स को देखें तो धौलावीरा, धौलावीरा, जैसा कि मैंने बताया वीरा का मतलब होता है रिजर्वायर। रिजर्वायर में ही पानी का कुंड होता है। पानी पानी संचय करने का ये उसको बोलते हैं रिजर्वायर, जल कुंड। अच्छा, ये कहाँ पे? धौलावीरा कच्छ में, रैन ऑफ कच्छ, कच्छ में, कच्छ क्षेत्र में है। गुजरात में ही पड़ता है कच्छ। धौलावीरा यहीं पे पाया गया। ठीक है। और यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य है कि धौलावीरा में ही स्टेडियम मिला है। स्टेडियम धौलावीरा में स्टेडियम मिला है। वैसे तो पढ़ने के लिए बनावली भी है। बनावली, बनावली ये जानते हैं, ये जानते ही होंगे। ये किस प्रांत में है? अपने भारत के किस प्रांत में? तो हरियाणा में। हरियाणा में बनावली हरियाणा में है। और यहाँ पे एक बात जो
ध्यान देने वाली जगह है कि यहाँ पे जौ पाया गया। तो कभी कभार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जौ की खेती सबसे का प्रमाण सबसे पहले कहाँ मिलता है, तो मेरा हम लोग का जवाब क्या होगा, बनावली में मिला था। अच्छा, अगला कालीबंगा, लास्ट जो है कालीबंगा देख लेते हैं। कालीबंगा ये सॉरी राजस्थान राजस्थान में है कालीबंगा, राजस्थान में। और यहाँ पे राजस्थान में ये सरस्वती नदी भी पाया गया, सरस्वती नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे पाया गया। यहाँ पे कच्ची ईंटों से बना हुआ घर पाया गया है, घर घर में जो है कुएं का प्रमाण मिला है। और यहाँ पे भूकंप सबसे पहले अर्थक्वेक, अर्थक्वेक यहीं पे, अर्थक्वेक का प्रमाण यहीं पे मिला है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नेक्स्ट, 800 BC से लेकर 600 BC तक कौन सी एरा से संबंधित है? इसका सिंपल जवाब क्या होगा, ब्राह्मणिकल एरा। ब्राह्मण 800 से 600 जो BC है वो किससे संबंधित है, ब्राह्मण से। अब बोगसकुई, ये बोगसकुई इतना महत्व क्यों रखता है, ये टर्की में क्षेत्र है, टर्की में एक क्षेत्र है। और इस टर्की में के क्षेत्र में ही जो शिलालेख पाए गए हैं, शिलालेख, उसमें हमारे जो 4 देवता हैं, इंद्र, वरुण, नतस्य और मित्र, इन चारों देवताओं का वर्णन वहां के शिलालेखों में पाया गया है। भारतीय देवताओं का जो भारतीय देवताओं का वहां भी प्रमाण मिला है। तो यहाँ पे जो आर्यंस से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि आर्यंस वहां से शायद होंगे, सेंट्रल एशिया के थे। ये कॉन्सेप्ट शायद इसी आधार पे दिया जाता है। ये देखिए, ये रहा टर्की, ये रहा टर्की, और इसी टर्की में ये सेंट्रल एशिया का पार्ट है। इधर से यूरोप स्टार्ट हो जाता है, यूरोप स्टार्ट हो जाता है, और ये कनेक्शन है इधर एशिया, एशिया से भी इसके पार्ट से जुड़े हुए हैं। तो ये कहा जाता है कि ये कनेक्शन है इन यूरोप और एशिया को। टर्की टर्की जो है, कुछ टर्की का कुछ पार्ट्स यूरोप में है और कुछ पार्ट्स एशिया में है। अच्छा, वो किस पिलर पे कौन से पिलर पे वहां पे चर्चा मिला कि अशोक जो है अपने आप को सम्राट घोषित किया, ये कौन से पिलर पे, तो हाब्रू 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 इंस्क्रिप्शन पे एक ऐसा शिलालेख है, वही यही एकमात्र शिलालेख है जिसपे अशोक अपने आप को क्या बताया, सम्राट घोषित किया, हाब्रू शिलालेख पे। अच्छा, जेम्स प्रिंसेप जो था, जेम्स प्रिंसेप, इसी ने अशोक के जो शिलालेख है उसको डिसाइफर किया था। उसकी भाषाओं को डिसाइफर उसे बोलते हैं, जो उसकी भाषाओं को पढ़े, खोज कर, जो भाषा पढ़ा लिखा नहीं जा सका उससे पहले उसको खोज लिया, उसी को डिसाइफर बोलते हैं। तो जेम्स प्रिंसेप ने अशोक की जो शिलालेख की भाषाएं हैं उसको उसने पढ़ा था। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। द फाउंडर ऑफ आजीवक सेक्ट, आजीवक संप्रदाय का खोज किसने किया था, तो इसका खोज मखली घोषाल ने किया था। आजीवक संप्रदाय का खोज मखली घोषाल ने किया था। अब पूछ रहा है कि whose contribution is largest in the development of भगवत गीता, भगवत गीता के विकास में सबसे ज्यादा योगदान किस का था, तो ये गुप्त वंश का था, गुप्त डायनेस्टी का था। गुप्त डायनेस्टी ही भगवत गीता को प्रचार प्रसार बहुत जोर शोर पे किया, और उसी से इनका श्रेय जो है इस गुप्त वंश को ही जाता है। इसके फाउंडर थे
गुप्त वंश के फाउंडर थे श्रीगुप्त। श्रीगुप्त इसके फाउंडर थे। समुद्रगुप्त आप जानते होंगे, इसे भारत का नेपोलियन पूछता है क्वेश्चन में कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अच्छा, समुद्रगुप्त के बारे में एक और बहुत चर्चा में रहता है कि उसे वीणा बजाना बहुत पसंद है, उसे वीणा वादक कहा जाता है, इसी कारण उसे वीणा वादक भी कहा जाता है। तो अगर पूछ ले कि समुद्रगुप्त किस शासक को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता था, तो नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त को कहा जाता था, और ये वीणा वादक भी थे। अच्छा, इस काल का अंतिम शासक जो था वो विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त जो था वो इस काल का अंतिम शासक, और इसी के काल में सबसे गुप्त काल में ही सबसे ज्यादा जमीनें जो है ब्राह्मण और मंदिर को दान के रूप में दी गई। और किस अभिलेख से ये पता चला है कि चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त का जो प्रभाव था वो पश्चिमी भाग भाग तक फैला हुआ है। तो ये जो जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, उसमें ये चर्चा मिला है कि चंद्रगुप्त का जो भू भाग था या वर्चस्व था वो पश्चिमी भाग तक फैला हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय संरचना के मुख्य स्रोत क्या था? तो इसका मुख्य स्रोत था एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करता था। इस क्या चीज से कैसे एक्सपोर्ट करता था? तो ये शिप्स के माध्यम से एक्सपोर्ट करता है। क्या एक्सपोर्ट करते थे ये लोग? ये लोग मसाले, अदरक, महंगे पत्थर, ये सब चीजें एक्सपोर्ट करते थे। कार्डमम, इलायची, इलायची का भी एक्सपोर्ट होता था। ये सब चीजें एक्सपोर्ट होती थी शिप्स के माध्यम से, और यही उनके वित्तीय संरचना की मुख्य स्रोत है। तो एक्सपोर्ट शिप के माध्यम से होता था, यही इनके फाइनेंशियल सिस्टम का मेन स्रोत। The main reason for the victory of Babur in the Battle of Panipat. बाबर जो पानीपत का विजय जीता, उसका मेन रीजन क्या था? तो उसके पास देखिए, उसके पास जो स्किल वारफेयर सिस्टम था। उसके पास स्किल वारफेयर सिस्टम में क्या क्या आएगा? उसके पास घुड़सवारी, घुड़सवारी, और जो हथियार थे, हथियार जो थे वो भी आधुनिक थे, जिसके कारण जो है वो बाबर जो है पानीपत का युद्ध जीतने में कामयाब रहा। अच्छा, वो वंश जिसने सबसे ज्यादा गांव को दान में दिया, गांव को दान में दिया कि ब्राह्मण और मंदिर के निर्माण के लिए, ब्राह्मणों को और मंदिर के निर्माण के लिए भी दिया। जो जमीनें थी या तो ब्राह्मणों को दिया गया या मंदिर के निर्माण के लिए। तो वो जो वंश था वो गुप्त वंश। अभी अभी हमने पढ़ा ही है गुप्त डायनेस्टी। गुप्त डायनेस्टी ने ही सबसे ज्यादा ब्राह्मणों और मंदिर बनवाने के लिए उन्होंने जमीनें प्रदान की। ठीक है, इस क्वेश्चन को हटाइए, अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी। ये क्वेश्चन है कि जब्ती मोहम्मद बिन गोरी ग्रांटेड फर्स्ट इक्ता टू whom? उसने किसे सबसे पहले इक्ता प्रदान किया था मोहम्मद बिन गोरी ने? तो मोहम्मद बिन गोरी ने सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन
ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक को उसने एकता प्रणाली प्रदान की थी। अच्छा, ये गुलाम वंश से संबंधित है। गुलाम वंश से संबंधित है। इसी ने 2.5 दिन का झोपड़ा और कुव्वतुल इस्लाम जो मस्जिद थे उनका निर्माण कराया। कुतुब मीनार का निर्माण इसी ने कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। अच्छा, ये इसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलने के दौरान इसकी डेथ हो गई। इसकी मोहम्मद बिन घोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक के, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मृत्यु है वो चौगान खेलते यानी पोलो खेलते समय हो गया। इसे लाख बक्स भी कहा जाता है। इसे क्या कहता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बक्स भी कहा जाता है, लाखों का दान देने वाला कहा जाता है मोहम्मद बिन घोरी को। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बक्स कहा जाता है। अब बोला है कि द खलीसा लैंड वाज डेवलप्ड ऑन लार्ज स्केल अंडर द डिजाइन ऑफ, जो खलीसा लैंड था, जो खलीसा जमीन था, वो सबसे ज्यादा किसके काल में बना? तो खलीसा जो जमीन था वो सबसे ज्यादा अलाउद्दीन खिलजी के काल में बना। इसने सार्वजनिक जो पीडीएस होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जन वितरण प्रणाली, उसको सुधारने में इसका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। इसी ने दीवाने मुस्तखराज पद का सृजन किया था। कौन सी पद का? तो दीवान ए मुस्तखराज इस पद का सृजन किया था। अच्छा, इसी ने अलाई दरवाजा बनाया था। अलाई दरवाजा इसी ने बनाया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पॉइंट्स, टंका, ससंगे, जीतल, सुल्तान पीरियड वाज मेड अप ऑफ। सुल्तान सल्तनत काल में ये जो टंका है, ससंगी है, जीतल, किस मेटल से बना होता था? तो ये बने होते थे चांदी के, सिल्वर के और कॉपर के। ठीक है, ये इल्तुतमिश के काल में इल्तुतमिश का जो काल है, इल्तुतमिश का जो काल है वो 1210 से लेकर 1236 तक रहा। इसी ने सबसे पहले प्योर अरेबिक कॉइन, शुद्ध अरबी सिक्के जारी करवाए थे, इल्तुतमिश ने। और इसी के काल में चंगेज खान भारत आया था। चंगेज इसी के काल में भारत आया था। चंगेज खान इसी के काल में भारत आया था। ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि टंका, ससंगी, जीतल क्या चीज से बने होते थे? तो सिल्वर और कॉपर के बने होते थे। ये इल्तुतमिश के काल की बात है। 1210 से 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश सत्ता पर काबिज रहा। जो प्योर अरेबिक कॉइन है, शुद्ध अरबी सिक्के, इसी ने इल्तुतमिश ने ही जारी किए थे। और चंगेज खान इसी के शासनकाल में भारत आया था। इसी के शासनकाल में भारत आया था। इसके शासनकाल में? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। एक क्वेश्चन है कि बरहमासा जो है वो किसने कंपोज किया था? इसके रचयिता कौन है? बरहमासा के रचयिता हैं, तो बोलते हैं, का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी।
मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी ने ही ब्रह्मासा का कंपोज किया था। इसी ब्रह्मासा में ही वो चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मिनी का चर्चा है और इस कहानी में 3 लोगों को मुख्यतः चित्रित किया गया है, रानी पद्मिनी, चित्तौड़ के राजा राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी। सरंजमी जो है वो रिलेटेड टू, ये जो है सरजमी ये रिलेटेड है रेवेन्यू सिस्टम है, इसको लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम है। सरजमी जमीन से, यहाँ पे जमीन से पता भी चल रहा होगा आपको शायद, सरजमी हिंदी में लिखा कुछ अलग जाता है, सरंजामी लिखा था, सरंजामी, लेकिन जब आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो जमीन से रिलेटेड, तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम ये किसके काल में लाया गया था? तो बालाजी विश्वनाथ के द्वारा लाया गया था। बालाजी विश्वनाथ के, ये भू राजस्व, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भू राजस्व व्यवस्था थी, भू राजस्व व्यवस्था। सरजमी क्या थी? तो भू राजस्व व्यवस्था थी, लैंड रेवेन्यू सिस्टम थी। इसकी किसके द्वारा लाया गया था? बालाजी विश्वनाथ के द्वारा लाया गया था। जमीन आप ध्यान रखेंगे, सडन जमीन मतलब लैंड रेवेन्यू सिस्टम और भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित। आपको जो है द रूट कॉज ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन शाह ऑफ ईरान एंड मुगल रूलर्स, जो मुख्य कारण क्या था शाह ऑफ ईरान और मुगल रूलर्स के बीच में? तो इन दोनों के बीच का मुख्य कारण, युद्ध का कारण था कंधार। कंधार एक जगह है अफगानिस्तान में, उसी को लेकर शाह ऑफ ईरान और मुगल रूलर्स के बीच में डिस्प्यूट हुआ था। इस जगह को लेकर ईरान का शाह और मुगलों के बीच में कंधार एक जगह है अफगानिस्तान में, उसी को लेकर दोनों के बीच में डिस्प्यूट हुआ था, लड़ाई हुआ था। Who introduced दो अस्पा एंड सी अस्पा? तो इसका दो अस्पा और सी अस्पा का जो इसको इंट्रोड्यूस किया था उसका नाम था जहांगीर। जहांगीर ने ही इंट्रोड्यूस किया था दो अस्पा और सी अस्पा। ये घोड़ों, जो घुड़सवारी होते थे, घुड़सवारी करने वाले लोग, उनको एक रैंक प्रदान कर दिया जाता था। क्या प्रदान किया था? रैंक प्रदान किया जाता था। जो भी इसके मनसबदार थे उनको रैंक मिलता था। तो वो एक दो अस्पा और सी अस्पा, ये एक रैंक घुड़सवारी के आधार पर दिया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है कि फ्री इंडिया न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड इन यूएसए बाय हूम? तो फ्री इंडिया जो न्यूज़पेपर है वो तारकनाथ दास, याद रखिएगा, तारकनाथ दास के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। यूएसए में स्टार्ट किया गया था। वो किस लिए स्टार्ट किया गया था? ब्रिटिशर्स के विरुद्ध ये एक फ्री इंडिया न्यूज़पेपर जो है तारकनाथ दास के द्वारा स्टार्ट किया गया। भारत की आज़ादी से रिलेटेड ये न्यूज़पेपर था, जिसमें वहां से लोग वे प्रयास कर रहे थे कि भारत अपना देश जो है वो आजाद। मोस्ट प्रोमिनेंट रीजन ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ गदर रिवॉल्यूशन?
अच्छा, गदर, यहाँ पे गदर जो क्रांति है वो सबसे ज़्यादा उसका प्रोमिनेंट रीज़न क्या था? वो जो क्रांति हुआ उसका मोस्ट प्रोमिनेंट रीज़न जो है, मुख्य कारण क्या है? तो देखिए, उसका मुख्य कारण ये है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है नज़दीक आ रहा था और अमेरिका में बैठे हुए लोग ये सोचे कि सॉरी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो गदर रिवॉल्यूशन का मुख्य कारण था। इसमें एक बात ध्यान देने योग्य ये है कि जो बाहर के लोग थे वो सोचे कि जो बाहर से जो लोग थे वो अपने वहाँ से भाग आए, विदेशों से भाग आए और भाग कर वो अपने इंडिया चले आए। ठीक, इंडिया क्यों आए? वो इसलिए आए ताकि वो जो सेना है, अंग्रेजी जो हुकूमत है, वो उनको अपने साथ न रखे। इसके लिए इसके चलते वो विदेशों से भागकर भारत आए। लेकिन भारत के जो पहुँचने पर यहाँ पे भारतीय क्षेत्रों पर सेना लगा दी गई और जो भी लोग वहाँ से भाग गए उनको पकड़ लिया गया। तो वो जो रिवॉल्यूशन जो तय हो रहा था कि हाँ, उन लोगों से सेना में उसका अंग्रेज़ों का विरोध करना है, वो सेना में भर्ती करेंगे, सेना में वो अपनी तरफ से लोगों को लड़वाएँगे। इसके चलते वो लोग गदर क्रांति से विद्रोह हो गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिशर्स सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री। ये तो आसान क्वेश्चन है, इसका सूरत जवाब होगा कि भाई ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने सबसे पहले अपनी जो फैक्ट्री वो कहाँ सेट किया था? तो सूरत में। रामोसी कृषक जत्था इन महाराष्ट्र, ये किसके द्वारा खोजा गया था? तो वासुदेव बलवंत फड़के, सॉरी, वासुदेव बलवंत गोडके, वासुदेव बलवंत गोडके, इसके द्वारा रामोसी कृषक जत्था महाराष्ट्र में खोजा गया था। ये किस लिए बनाया गया था? तो अंग्रेजों को सत्ता से भगाने के लिए ये रामोसी कृषक जत्था जो है वो बनाया गया था। ये लोग जो थे जो किसान लोग थे उनका बहुत उन लोगों को बहुत ये अंग्रेजों का जो वर्चस्व और उस पे जो उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा था लोगों पे, जो लोगों का दमन हो रहा था, उसके विरुद्ध इस किसानों पे जो दमन हो रहा था उसके विरुद्ध इन्होंने एक संगठन बनाया था। उसको रामोसी कृषक जत्था कहा गया था। उसके वो अंग्रेजों को भगाने के लिए था। वासुदेव बलवंत गोडके, इसको ध्यान में रखिए। फिर अगले अगले सेट में हम और 25 क्वेश्चंस को करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को देखने के लिए सिविल सर्विसेज फैमिली से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग सिविल सर्विसेज को लाइक सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।